काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी जियो तो ऐसे की मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र रणजीत सिंह मांझी स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल क्लासेस गंगापुर सिटी के इस ऑनलाइन मंच पर, और उपस्थित हुआ हूं आपके लिए आज एक शानदार वीडियो लेकर के, एक शानदार जानदार लाइव सेशन के साथ में मैं आपके साथ उपस्थित हूं। और आज की कक्षा का हमारा जो शीर्षक है वो रहेगा वर्ण विचार, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। शीर्षक रहेगा आपका वर्ण विचार। चलिएगा तो आरंभ करते हैं बिना समय गवाए आज की कक्षा को। देखिए प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा में अपन बात करने वाले हैं कि वर्ण निर्मित किससे हुआ है, वर्ण कहते किसको हैं, धातु किसको कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, उनका वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, मात्रा किसको कहते हैं, वाग्यंत्र किसको कहते हैं, वाग्यंत्र अवयवों की संख्या कितनी होती है, इन सब पर हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहली बात है कि ये जो वर्ण शब्द है ये निर्मित किससे हुआ है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि वर्ण निर्मित किससे हुआ है तो याद रखना यह है संस्कृत की व्री धातु से निर्मित है। संस्कृत की व्री धातु से निर्मित हुआ है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि चलो माना कि व्री धातु से निर्मित हुआ है, तो ये धातु का मतलब क्या है और व्री का अर्थ क्या होता है। देखिए, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जब हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए बैठो तो हर शब्द को, उसके मीन्स को, हर बात को, क्योंकि हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक दूसरे टॉपिक से अनछुआ नहीं है। हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में इस प्रकार से गुथा हुआ होता है, एक दूसरे से संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, और हमें एक एक बात को, जिस टॉपिक की बात भी हमारे सामने आएगी, हम इस टॉपिक के साथ भी उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि भाई ये धातु किसको कहते हैं। तो याद रखना, धातु के विषय में मैं कहूंगा कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहा जाता है। धातु किसको कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहा जाता है। अब क्रिया, यहां पे फिर से एक बात आ गई, हालांकि हम पढ़ तो वर्ण विचार रहे हैं, लेकिन वर्ण विचार में जब बात आई धातु किसको कहते हैं, तो धातु के साथ ही बात आ गई क्रिया की। क्रिया क्या है? वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना, होना या जारी रहना पाया जाता है उनको कहा जाता है क्रिया। या मैं ये कहूं कि विकारी शब्दों का वह रूप जिसके द्वारा किसी विधान का संपन्न होना या जारी रहना या घटित होना पाया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, दौड़ना, मरना, सड़ना, अकड़ना, शर्माना, लजाना, मुरझाना, टहलना इत्यादि ये क्रियापद है। अभी जैसे अपन कह रहे थे हंसना, तो ये हंसना शब्द किससे बन रहा है? ये शब्द बना है आपके हंस प्लस ना से, हंस प्लस ना से। तो ये जो हंस है ये यहां पर है धातु, यानी जिन शब्दों से क्रियापदों की रचना होती है, क्रियापद निर्मित होते हैं, उनको कहा जाता है धातु। और अब बात आती है कि व्री का अर्थ क्या होता है, यानी वर्ण का अर्थ क्या रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इस बात पर भी कि जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ
वर्ण करना या चुनना होता है। अब आगे बात आती है कि वर्ण करना किसका, किसका चुनाव करना। वर्ण करें तो किसका, तो वर्ण है यहां ध्वनि का। अब ध्वनि किसको कहेंगे, देखिए ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। अब ये जो आवाज है, चाहे वो आवाज किसी सजीव से उत्पन्न हो या निर्जीव से उत्पन्न हो, मैं ये कहूं किसी प्राणी से, व्यक्ति, वस्तु से उत्पन्न जो स्वतंत्र आवाज है उसी को क्या कहा जाता है, उसको ध्वनि कहा जाता है। या ये कह दिया जाए कि भाषा की किसी इकाई का मौखिक उच्चारण ही, भाषा की किसी इकाई का भाषा की किसी इकाई का मौखिक उच्चारण ही ध्वनि कहलाता है। या मैं ये कहूं कि वायु के कंपन को ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु छोड़ी जाती है और यह वायु जिह्वा की सहायता से वाग्यंत्र अवयवों का स्पर्श कर जब सक्रिय रास्ते से प्रवाहित होती है तो इसका जो अर्ध भाग है, आधा भाग है इस वायु का, वो सक्रिय रास्ते से प्रवाहित होने के कारण झंकृत हो जाता है, कंपित हो जाता है, तरंगित हो जाता है। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। और आगे यदि ये कह दिया जाए कि भाषा की मौखिक रूप में, भाषा की मौखिक रूप में लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। तो दोनों परिभाषाएं आपके सामने है ध्वनि की, कि भाषा की किसी इकाई का मौखिक उच्चारण ही ध्वनि कहलाता है, या भाषा की मौखिक रूप में लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। अपन चर्चा कर रहे थे कि वर्ण निर्मित किससे हुआ है, संस्कृत की विरी धातु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ण करना या चुनना होता है। तो वर्ण किसका, ध्वनि का। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवाज। आइए आगे बात करते हैं। अब ध्वनि के बाद में चर्चा करते हैं वर्ण पर, कि वर्ण क्या है। जैसे अभी हम ध्वनि पे चर्चा कर रहे हैं, मैंने बोला ए, मेरे मुख से एक आवाज निकली और मैं बोलता हूं कि भाई लिखिए ए, मेरे मुख से आवाज निकली, आपने इसे लिखित रूप प्रदान किया। यदि आपको मैं बोलता हूं ए, तो ए या ई या ऊ या री, ए ओ और कुछ भी मैं बोलता हूं, आप उसको लिखित रूप प्रदान करते हो। माना कि मैंने बोला है ए, आपको जब ए लिखना होगा तो आप किस प्रकार से लिखोगे, ए। मैंने बोला ई, तो आप ई कैसे लिखोगे। मैंने कहा ऊ, तो आप इस प्रकार से। मैं कहता हूं री, तो आप इस प्रकार से। कहने का मतलब कि मेरे मुख विवर से जो आवाज निकली, जो ध्वनि निकली, वो ध्वनि आपके श्रवण इंद्रियों तक पहुंची और श्रवण इंद्रियों ने उसे मस्तिष्क के लिए प्रेषित किया और आपके मस्तिष्क पर इस प्रकार का चिन्ह अंकित हुआ जिस ध्वनि को आपने लिपिबद्ध कर दिया। तो ये जो रूप है ये मेरे द्वारा उच्चरित ध्वनि का लिखित रूप है। तो बहुत ही शानदार, सरल और सटीक परिभाषा किसके लिए, वर्ण के लिए यहां तैयार हो जाती है कि ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के
लिखित रूप को ही क्या कहेंगे? वर्ण। याद रहे, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अभी मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ये वर्ण है ए, आप इसका उच्चारण करते समय इसके खंड कीजिए। तो क्या आप इसको उच्चारण काल में कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बतलाइएगा, क्या आप इसके उच्चारण करते समय खंड कर सकते हो? क्या आप इसको बोलते समय टुकड़ों में बांट सकते हो? यस या नो? ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे बतलाइएगा। आपके कमेंट्स और आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर करना अगले टॉपिक की तरफ, अगले पार्ट की तरफ हमें लेकर के जाएगा। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां वर्णमाला की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। उसे वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं। इधर देखिए, अभी हमने ध्वनि की परिभाषा देते हुए कहा कि भाषा की किसी इकाई का जो मौखिक उच्चारण है वो ध्वनि कहलाता है। लेकिन जब आपने इसको लिखित रूप प्रदान किया तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यहां भाषा की मौखिक रूप में लघुतम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और जब लिखित रूप प्रदान हो जाएगा तो वो कैसी इकाई हो जाएगी? लिखित। तो एक और परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि भाषा की लिखित रूप में लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। याद रहे, भाषा की लिखित रूप में लघुतम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और परिभाषा में यदि मैं ये कहूं कि मुख विवर से निकलने वाली भाषा की अखंडित वाग ध्वनि वर्ण कहलाती है। मुख विवर से निकलने वाली भाषा की अखंडित वाग ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब यहां पर दो तीन शब्द हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं जिनको जानना थोड़ा उचित सा हो जाता है। और वो शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हम यहां पर चर्चा करेंगे कि मुख विवर से तात्पर्य क्या है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे भाषा शब्द पर। इसके बाद में अगली चर्चा हम करेंगे अखंडित शब्द पर और फिर चर्चा करेंगे वाग ध्वनि पर। तो सबसे पहले बात करते आइए किस पर? मुख विवर पर। मुख विवर क्या है कि जब हम भाषा की किसी इकाई का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के मध्य जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान बनता है, उसको क्या कहा जाता है? विवर। मुख के अंदर का खाली स्थान विवर मतलब बिल को भी कहा जाता है। और परिभाषा के संदर्भ में मैं केवल इतना कहूंगा कि खुले हुए मुख से निकलने वाली भाषा की। अब भाषा क्या है? भाषा आप जानते हैं, भाषा
संस्कृत की भास धातु से निर्मित हुआ है और भास का शाब्दिक अर्थ विचार होता है और विचारों को जिस साधन या माध्यम के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको भाषा कहते हैं, या विचार संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं, या आपसी विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं, या विचार विमर्श के साधन को भाषा कहते हैं, विचाराभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है, विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है, या विचारों के लेन देन का माध्यम भाषा कहलाता है। या मैं ये कहूँ, एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए प्लेटो, उन्होंने कहा कि जब हृदय के अंतरंग मूक विचार होठों तक आते आते ध्वन्यात्मक हो जाते हैं, वो आवाज का रूप धारण कर लेते हैं, शब्दों का जामा पहन लेते हैं, शब्दों का लिबास धारण कर लेते हैं, तो वे विचार ही क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। और अब मुख्य चर्चा अपन करेंगे इन दो शब्दों पर, एक तो है अखंडित और एक है आपका वाग ध्वनि। तो देखिए अखंडित शब्द किससे बना है? ये बन रहा है ए प्लस खंड प्लस इत से। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि एक शब्दांश तो ए है और दूसरा शब्दांश क्या है? इत है। अब इतना तो आप जानते हैं, यदि आप हिंदी भाषा से प्रेम करते हो, हिंदी व्याकरण का थोड़ा भी ज्ञान रखते हो, तो आप जानते हैं कि यहां पर ये ए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा कि ये ए क्या है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, और इधर ये इत उपसर्ग है या प्रत्यय है। सबसे पहले आप सुन लीजिएगा कि ये ए है या इत है। ये ना तो शब्द है, ना ये पद है, ना ये वाक्यांश हैं, ये महज शब्दांश हैं। और दोस्तों, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आगे, पहले, पूर्व में लगकर, चलकर, जुड़कर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करता है, याद रहे नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपसर्ग। तो ये तो हो गया आपका उपसर्ग। ए क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग में यदि मैं बात करूं तो ये निषेधात्मक उपसर्ग है। याद रखना, ये कैसा उपसर्ग हो जाता है आपका? निषेधात्मक उपसर्ग। अब निषेधात्मक से तात्पर्य क्या है? निषेधात्मक शब्द निषेध प्लस आत्मक से बना है। निषेध मतलब ना या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा उपसर्ग जो ना या नहीं का स्वरूप ले रहता है, तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है आपके न या नहीं। और इधर अपन बात कर रहे हैं खंड पर, तो ये खंड जो आपका शब्द है ये है आपका मूल शब्द। मूल शब्द उसको कहा जाता है जिसके आगे या जिसके पीछे, जिसके पूर्व में या अंत में शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों की सृष्टि की जाती है, तो ये मूल शब्द हो गया। और इस खंड का जो अर्थ होता है आप भली भांति जानते हैं, टुकड़ा या भाग या हिस्सा होता है। और अब बात आती है किस पर? इत पर। तो इत क्या है? ये एक शब्दांश है, और ये जैसे ए कहाँ प्रयुक्त हुआ? आरंभ में, और इत कहाँ प्रयुक्त हो रहा है? अंत में। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको कहा जाता है क्या? उनको कहा जाता है प्रत्यय। और दोस्तों, प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय जब शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये अर्थवान होते हैं। तो ये चर्चा थी अखंडित का मतलब जिसके टुकड़े ना किए गए हों या ना किए जा सके। और अब चर्चा आती है आपके किस पर? वाग ध्वनि पर। देखिए वाग ध्वनि जो शब्द है ये बनता है आपके वाक प्लस ध्वनि से। वाक प्लस ध्वनि से ये आपका शब्द बना है। और ध्वनि पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे किस पर? वाक शब्द पर। तो वाक का अर्थ क्या होगा? देखिए वाणी या बोलना। इसका अर्थ क्या होगा? वाणी या बोलना। और ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज।
ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आवाज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि ध्वनि किसको कहें। मैंने पहले भी कहा था कि ध्वनि का, यहां भी मैंने आपके लिए कि पहले भी परिभाषाएं दी हैं ध्वनि के विषय में, आप देख सकते हो। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ आवाज है और भाषा की किसी इकाई का मौखिक उच्चारण ही क्या कहलाता है? भाषा की किसी इकाई का मौखिक उच्चारण ध्वनि कहलाता है। और एक और परिभाषा में मैंने कहा कि जब हम किसी इकाई का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु छोड़ी जाती है, और ये वायु हमारी जिह्वा की सहायता से, किसकी सहायता से? जिह्वा की सहायता से। आशा करता हूं आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जिह्वा की सहायता से जब यह वाग्यंत्र अवयवों का स्पर्श करते हुए, तो देखिए एक और नई कहानी हमारे बीच यहां जुड़ रही है। वाग ध्वनि के साथ साथ वाग्यंत्र अवयवों का स्पर्श करते हुए, वाग्यंत्र अवयवों का स्पर्श करते हुए जब सक्रिय रास्ते से प्रवाहित होती है तो उसका अर्धभाग झंकृत होता है या कंपित हो जाता है या तरंगित हो जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है? वाग ध्वनि कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद में बात यहां हम ध्वनि पे तो कर ही रहे थे, इसी में शामिल हो गया क्या? आपका वाग यंत्र। ये जो वाग यंत्र शब्द है, वाग यंत्र शब्द बनता है किससे? वाक प्लस यंत्र से। याद रखना किससे बना है? वाक प्लस यंत्र से बना है। और वाक का अर्थ होता है बोलना या वाणी, बोलना या वाणी, और यंत्र का मतलब होता है साधन या अवयव। क्या होता है भाई? साधन या अवयव। और अब आगे की चर्चा हम करते हैं कि वाग्यंत्र अवयव कहें किसको? तो मुख के अंदर स्थित हुए अवयव, मुख के अंदर स्थित हुए अवयव जो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें वाग यंत्र अवयव कहा जाता है। और प्रश्न ये होता है, मुख के अंदर के वाग यंत्र अवयवों की संख्या, मुख के अंदर के वाग्यंत्र अवयवों की संख्या तो ये होती है 5। और 5 कौन कौन से? तो नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, और नंबर 5 ओष्ठ। तो ये आपके मुख के अंदर के वाग्यंत्र अवयव होते हैं। मुख के बाहर का वाग्यंत्र अवयव, मुख के बाहर का वाग्यंत्र अवयव, और वह है एक, और कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, नासिका। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो आवश्यक जानकारी थी टॉपिक की स्टार्टिंग की, वर्ण निर्मित किससे हुआ, ध्वनि किसको कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं, वाग्यंत्र अवयव किसको कहते हैं, इन पे हमने चर्चा की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप भी अपनी ड्यूटी ना भूलिएगा। आप इस पर कमेंट करके मुझे बतलाइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है और आप नेक्स्ट वीडियो मुझसे चाहते हैं। और कक्षा को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। याद रखना, YouTube पे तमाम वर्ण विचार मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ विशेष मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, और आप चाहो तो बैठ के नोट्स भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वर्ण के भेदों की।
वर्ण के भेद। तो याद रहे वर्ण के भेद होते हैं दो। अब कौन कौन से हैं? तो नंबर एक होते हैं आपके स्वर वर्ण, और दूसरा भेद होता है आपका व्यंजन वर्ण। आइए दोनों की हम तुलनात्मक परिभाषाएं देखते हैं। तो एक तरफ तो लेते हैं हम स्वर वर्ण, और दूसरी तरफ लेते हैं व्यंजन वर्ण। बात करते हैं कि स्वर वर्ण किसको कहेंगे और व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे। ये जानने के लिए आपके सामने मैं दो वर्ण लिख रहा हूं। एक तो लिखा मैंने ए और एक लिखा है कै। अपने को इन दोनों वर्णों का उच्चारण करना है, और उच्चारण करते समय हमें देखना है कि इनमें से वह कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण में अवरोध नहीं आ रहा है। वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय अवरोध नहीं आ रहा है। अवरोध बोले तो रुकावट नहीं आ रही है, यानी बाधा नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सीधे क्या निकल रही है। हमने बोला और हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु है वो बिना रुके सीधे बाहर निकल गई। तो वो वर्ण कौन सा है आप उच्चारण करके पहचानोगे, और वो कौन सा है जिसके उच्चारण में अवरोध आ रहा है, रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, यानी कि निकलने वाली ध्वनि या वायु थोड़ा सा रुक करके बाहर निकल रही है। बस ये दो बातें आपको इसमें पहचान लेनी है, आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही आप उच्चारण करोगे ए, उच्चारण होगा ए। जितने बार उच्चारण करो मर्जी आपकी, लेकिन ध्वनि या वायु जब आप उच्चारण करोगे तो आपके फेफड़ों के द्वारा वायु छोड़ी जाएगी जो मुख के अंदर आकर के ध्वनि का रूप लेगी, और ध्वनि और वायु मुख से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकल जाती है। तो उनको कहा जाता है स्वर वर्ण। याद रहिए, क्या रहेगा याद आपको कि जिनके उच्चारण में ध्वनि या वायु बिना रुके सीधे बाहर निकलती है उनको क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। तो जैसे मैं लिख सकता हूं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या ध्वनि और वायु, ध्वनि एवं वायु मुख के अंदर बिना रुके बाहर निकल जाए उसे उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये तो बात रही स्वर की। अब जब आप इस वर्ण का उच्चारण करोगे तो इस वर्ण के उच्चारण में आप करके देखिए, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने उच्चारण किया है, मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर बिना रुके सीधे बाहर निकली, लेकिन जब आप बोलोगे कै तो एक झटके के साथ उच्चारण होगा, और जहां झटका आ गया इसका मतलब अवरोध आ गया, क्योंकि इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं आया था, इसमें अवरोध या रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं इसकी परिभाषा के लिए, वे वर्ण
जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि एवं वायु थोड़ा सा रुक कर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर थोड़ा सा रुककर बाहर निकलती है, उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। अच्छा, अभी यहां पे ये अवरोध शब्द लिखा मैंने, तो देखिए अवरोध शब्द से पहले यदि आप निर उपसर्ग का प्रयोग करते हो, निर का अर्थ क्या होता है? रहित या नहीं या बिना। जब आप निर प्लस अवरोध इसको जोड़ोगे तो शब्द बनेगा क्या? निरवरोध। ऊपर हमने लिखा कि कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तभी तो निकलने वाली ध्वनि या वायु सीधे बाहर निकल रही है। तो यहां इस ए वर्ण के उच्चारण में कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही, और जहां रुकावट नहीं है मतलब निरवरोध, तो निरवरोध रूप से, निरवरोध रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण याद रहे क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण। अब इधर देखिएगा, जब हमने इस वर्ण का उच्चारण किया तो अवरोध उत्पन्न हुआ था, रुकावट आई थी, तभी तो ध्वनि या वायु रुक करके बाहर निकली। तो एक लाइन की परिभाषा में हम लिख सकते हैं अवरोधात्मक रूप से, अवरोधात्मक रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अवरोधात्मक रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो दो परिभाषाएं हमने इस दृष्टिकोण से देखी। अभी यहीं से और परिभाषाएं आप गठित करना चाहो तो हम और परिभाषाएं भी यहां से तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो वर्ण है, क्या जब आप इसका उच्चारण करते हो तो ये अपने उच्चारण काल में या जब आप इसको लिखते हो तो ये किसी अन्य वर्ण पर निर्भर रहता है क्या? क्या इस वर्ण को भाषा में बोलने के लिए या लिखने के लिए हमें अन्य किसी वर्ण की मदद की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल नहीं। तो अगली परिभाषा ये तैयार हो जाती है आपके लिए। परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जिनको भाषा में बोलने के लिए
या लिखने के लिए अन्य किसी वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसको नेगेटिव कर दीजिए तो किसकी परिभाषा प्राप्त हो जाएगी आपको? व्यंजन की। यहां हमने कहा कि वे वर्ण जिनको भाषा में बोलने के लिए या लिखने के लिए अन्य किसी वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उनको स्वर वर्ण कहा जाता है। तो अभी मैं अगली परिभाषा में व्यंजन के लिए लिखता हूं कि वे वर्ण जिनको भाषा में बोलने के लिए या लिखने के लिए स्वर वर्णों की मदद की आवश्यकता होती है। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहां फिर से एक परिभाषा और निकाल सकते हो आप। परिभाषा कैसे? भाई यहां का किसी अन्य वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं है, यहां कहा स्वर वर्णों की मदद की आवश्यकता है। इसका मतलब ये किसी पर आश्रित नहीं है। जो स्वर वर्ण होते हैं वो अपने उच्चारण के लिए या अपने लेखन के लिए अन्य किसी वर्ण पर डिपेंड नहीं करते, तो वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र। तो मैं लिख सकता हूं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। और अब ये इसके अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं कि वे आपके आश्रित रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और भी तमाम परिभाषाएं हम गठित कर सकते हैं। तो परिभाषाओं के क्रम को तो देते हैं या विराम। वापस चलते हैं, अपन चर्चा कर रहे थे किस पर? स्वर और व्यंजन वर्णों पर। इनकी परिभाषाओं को हमने जाना कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर बिना रुके सीधे बाहर निकल जाए, उनको कहा जाता है स्वर वर्ण। और इधर मैंने कहा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु मुख के अंदर बिना रुके सीधे बाहर निकल रही है, स्वर। लेकिन यहां कहा कि मुख के अंदर थोड़ा सा रुक करके बाहर निकलती है, उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और फिर इसके बाद हमने अगली परिभाषा में कहा कि निरवरोध रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण।
निरवरोध रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। और अवरोधात्मक रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाए? व्यंजन वर्ण। अन्य परिभाषाओं में हमने आपके सामने लिखा भी था कि वे वर्ण जिनको भाषा में बोलने के लिए या लिखने के लिए अन्य किसी वर्ण की मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहा जाता है स्वर वर्ण। और वे वर्ण जिनको भाषा में बोलने या लिखने के लिए हमें स्वर वर्णों की मदद की आवश्यकता होती है, उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और देखिए इधर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। और आश्रित रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, यहीं पर हम यदि बात करते हैं कि जो स्वर वर्ण हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रहे, स्वर वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न सन 2000, ये जो आपका प्रश्न है, यह प्रश्न सन 2011 में पटवार परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि स्वर वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये संस्कृत के अच प्रत्याहार से निर्मित होने के कारण अच वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। तो व्यंजन वर्णों को हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। याद रहे, किस नाम से? हल वर्ण के नाम से जाना जाता है। और स्वर वर्णों को अच वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्वर वर्णों पर कि जो स्वर वर्ण हैं संख्यात्मक कितने होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषाओं पर चर्चा की थी। स्वर और व्यंजन वर्णों की परिभाषा के पश्चात अब जानते हैं कि स्वर वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रहे, स्वर वर्णों को अच वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये स्वर वर्ण संख्यात्मक कितने होते हैं? तो याद रहे, स्वर वर्ण संख्यात्मक होते हैं 11। अब ये 11 वर्ण कौन कौन से हैं? तो आइए इन 11 स्वरों को पहचानते हैं। 11 स्वरों में ए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। ये होते हैं आपके 11 स्वर वर्ण। अब विशेष बात क्या है, याद रखना, विशेष बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि यहां पे आपकी विशेष बात क्या रहेगी। स्वर वर्ण वास्तविकता में, स्वर वर्ण वास्तविकता में मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वर वर्ण वास्तविकता में मात्रा चिन्ह होते हैं। और इसमें भी खास बात क्या है? और खास बात है कि जिनमें ए की यानी ह्रस्व ए की, और जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहीं ए बोलते हैं, कहीं आ बोलते हैं, कहीं छोटा आ बोलते हैं, कहीं ह्रस्व ए बोलते हैं। तो ये जो ए वर्ण है जिनमें ह्रस्व ए की कोई मात्रा सम्मिलित नहीं होती है, बाकी के सभी की मात्राएं होती हैं। तो ये जो ह्रस्व ए है इसकी मात्रा सम्मिलित नहीं होती, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको सहयोगात्मक स्वर के नाम से जाना जाता है। जो आपका ह्रस्व ए वर्ण है
इसे सहयोगात्मक स्वर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये समझ लो, ये तो निर्दलीय उम्मीदवार है, ना काही से दोस्ती और ना काही से बैर। इधर देखिए यहां पे ये जो री आ रही है, इससे हम मिले, मैंने भाई तू कोई मात्रा का सहयोग करेगी, साफ मुकरगी, बोले अपने कोई मात्रा किसी को नहीं दी जाएगी। हालांकि इसका मात्रा चिन्ह होता है, ये इसका मात्रा चिन्ह है। हमने पूछा भाई क्यों, तू सहयोग क्यों नहीं करेगी, तू भी तो वर्णमाला में है। बोला अपन रिजर्वेशन कोटा से आते हैं। अब रिजर्वेशन कोटा से मतलब इसका प्रयोग होता है तत्सम शब्दों के साथ। किसके साथ में होता है? तत्सम शब्दों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग हो रहा है, तो अब आप कहोगे साहब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो तत्सम शब्द याद रखना, संस्कृत भाषा के वे असंख्य शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं, क्या कहलाए हैं? तत्सम शब्द कहलाए हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं आपके सामने जैसे ऋतु लिखता हूं, या ऋण लिखता हूं, या मैं आपके लिए ऋषि लिखता हूं, या आपके लिए मातृ लिखा जाता है, या पितृ लिखा जाता है, या होत्री लिखा जाता है, या वक्त्री लिखा जाता है, या मित्री लिखा जाता है, या गृही लिखा जाता है, या पृथ्वी लिखा जाता है, या कृपा लिखा जाता है, घृणा लिखा जाता है। ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। और ऋ का अस्तित्व केवल और केवल किन शब्दों में निहित रहेगा? तत्सम शब्दों के साथ निहित रहता है। अच्छा, बाकी का सबकी अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे आ, ए, ओ, ए, ओ और औ। अब आइए बात करते हैं आगे कि भाई यहां पे ये स्वरवर्ण तो वास्तविकता में क्या होते हैं? मात्रा चिन्ह होते हैं। मात्रा चिन्ह होते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक बात और निकल के आएगी कि भाई ये आपके कैसे हैं? आपके मात्रा चिन्ह हैं। तो बात ये आती है कि मात्रा किसको कहते हैं? प्रश्न ये बनता है कि मात्रा किसको कहते हैं। तो चलो साहब बात कर लेते हैं, मात्रा किसको कहा जाएगा? मात्रा। लेकिन मात्रा से पहले आपके दिमाग में एक और चल रहा होगा, सर आपने इन दो वर्णों को अभी तक सम्मिलित नहीं किया। कौन कौन से? ये दो वर्ण आपके अंग और अह। अंग और अह आपने सम्मिलित नहीं किए। तो भाई ये सम्मिलित नहीं हुए, तो क्यों सम्मिलित नहीं हुए? याद रखना, यहां अ के साथ अनुस्वार प्रयुक्त है और इसके साथ विसर्ग प्रयुक्त है। तो ये जो वर्ण है आगे चल के हम इनको विस्तृत तरीके से जानेंगे। फिलहाल के लिए मैं कहूंगा इनको अयोगवाह। क्या कहा जाएगा? अयोगवाह वर्ण, या इनको स्वतंत्र ध्वनि, क्योंकि ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। ना तो इनका प्रयोग स्वरों की तरह होता है, ना व्यंजनों की तरह होता है, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और इसके बाद आपके मस्तिष्क में एक वर्ण और गूंज उठेगा, औ। कि सर ये औ पे भी आपने चर्चा नहीं की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। किसका स्वर है? अंग्रेजी का स्वर है। इसलिए इसको हिंदी में हम आगत या गृहीत स्वर के नाम से, आगत या गृहीत स्वर के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग भी कहाँ होता है? इसका प्रयोग सदैव